Hi everyone, welcome to Launchpad Education's video on Economic Survey. My name is Sumit. इस वीडियो में हम ना सिर्फ मेजर हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू टच अपॉन द बेसिक्स related to the terms, terminologies, schemes that are referred to in this economic survey. For the UPSC preparation, this is one of the most important documents that is released by Government of India. और क्योंकि इकोनॉमी सेक्शन में काफ़ी हैवी वेटेज करंट अफेयर्स की हो जाती है, इट बिकम्स अनअवॉइडेबल that you go to the exam without reading economic survey or at least knowing the major points, major highlights related to the economic survey. So 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने रिलीज किया. What is the economic survey? Economic survey of India, it is an annual document like the budget. That is also an annual document. Again, that is also very important for the exam, but this is more important. This document, the Economic Survey of India, it is released by the Ministry of Finance, Government of India. It is released by the Economics Division of the Department of Economic Affairs under the guidance of Chief Economic Advisor. It is usually presented a day before the Union Budget. तो बजट पेश करने से पहले इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते हैं. इट इज काइंड ऑफ एन ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इस डॉक्यूमेंट में इंडियन इकोनॉमी में क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या मेजर चैलेंजेस हैं, क्या कुछ क्राइसिस इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स फेस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल द बैंकिंग सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट, द स्टार्टअप्स, द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ऑल दीज थिंग्स आर एनालाइज्ड इन दिस डॉक्यूमेंट. सो दिस ऑल्सो गिव्स अ रोड मैप फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी. आगे क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन रहते हैं. That is why it becomes very important for the answer writing as well. So let us see किन चीजों के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है. पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर. It is very important that government spends in the infrastructure, especially when the economy is going through recession. जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो हो गई होती है तो उसको रिवाइव करने का एक तरीका होता है पब्लिक स्पेंडिंग यानी सरकारी खर्चा. तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना स्टार्ट करती है. And Economic Survey is mentioning a public investment program that was launched named National Infrastructure Pipeline. This is likely to accelerate the demand push and further the recovery in the Indian economy. 2019 की इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की अनाउंसमेंट की थी. अंडर दिस इनिशिएटिव 102 लाख करोड़ विल बी इन्वेस्टेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर ये तीनों मिलके 2024-25 तक 102 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे. और ये जो शेयरिंग रहेगी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर, वो रहेगी 39:39:22. डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के. रोड्स, अर्बन हाउसिंग, रेलवेज, कन्वेंशनल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगी अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर. और इंडियन इकोनॉमी दोबारा से पॉजिटिव ग्रोथ रेट की ओर जाएगी. इसी के साथ इकोनॉमिक सर्वे ने 2021-22 की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है. एंड इंडिया की इकोनॉमी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 11% ग्रो करने की उम्मीद है. दिस इज आफ्टर अ कंट्रैक्शन ऑफ 7.7%. तो 2020-21 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट -7.7% होने के चांसेस हैं. अगले साल ये ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो जाएगी एंड दिस विल बी 11%. और इसी को इकोनॉमिक सर्वे वी शेप्ड रिकवरी का नाम दे रहा है. दैट इंडियन इकोनॉमी इट इज गोइंग टू हैव अ वी शेप्ड रिकवरी एज अ रिजल्ट ऑफ द पैंडेमिक. बिकॉज लॉकडाउन लगा दिया गया था, देयर वाज अ डिमांड एज वेल एज सप्लाई शॉक इन द इकोनॉमी. बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी सारी नॉन एसेंशियल चीजों की डिमांड ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी. एंड बिकॉज लेबर शॉर्टेजेस थी, सप्लाई चेन्स में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी, उसके कारण सप्लाई शॉक हो गया. मैन्युफैक्चरर्स दे वर नॉट एबल टू सप्लाई प्रोडक्ट्स टू द पीपल एंड पीपल वर आल्सो नॉट डिमांडिंग. सो देयर वाज अ डिमांड एज वेल एज सप्लाई शॉक इन द इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ लॉकडाउन. एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन दिस इकोनॉमिक सर्वे ही इज पिचिंग फॉर अ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पुश. तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि अब ये टाइम आ चुका है कि गवर्नमेंट दिल खोल के खर्चा करे इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी डिफरेंट सेक्टर्स में, क्योंकि अब जो खर्चा किया जाएगा उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. इससे पहले गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं कर रही थी. उसको डिफेंड करते हुए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि उस टाइम पे इकोनॉमी में ब्रेक्स लगी हुई थी. देयर वाज अ डिमांड एंड सप्लाई शॉक. उस टाइम पे अगर एक्सेलरेटर दबाया जाता, उस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होता. उससे सिर्फ फ्यूल वेस्ट होता.
That is what economic survey is saying. They are saying pushing down on the accelerator while the brakes are clamped on only waste fuel. अब ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंडियन इकोनॉमी को, भारत सरकार को, इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ेगा। तो इससे कुछ कंसर्न्स हैं डेट सस्टेनेबिलिटी के। कुछ लोगों ने ये कंसर्न्स जताए कि इंडिया बहुत ज्यादा कर्जा लेगा तो उसे वापस नहीं कर पाएगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि गिवन इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल, डेट सस्टेनेबिलिटी इज अनलाइकली टू बी अ प्रॉब्लम इवन इन द वर्स्ट सिनेरियोज। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हम आराम से कर्जा लेके फिलहाल अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हैं। डेट सस्टेनेबिलिटी शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम बोरोइंग। नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि इंडिया एक यूनिक केस है। इंडिया इज अ सुई जेनरस केस। व्हाई? बिकॉज दिस वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी and avoiding a second wave of infections. This has not happened in most of the countries. सिर्फ इंडिया में हमने अपनी इकोनॉमी को V shape में रिकवर किया है. That means after falling we have very steeply recovered from this economic slowdown and we have avoided a second wave of infections. बहुत सारी कंट्रीज में second wave of COVID infections हुए हैं. इंडिया में ऐसी सेकंड मेजर वेव नहीं देखने को मिली. सो दैट मेक्स इंडिया अ यूनिक केस एज पर द इकोनॉमिक सर्वे. एंड इकोनॉमिक सर्वे सेइंग कि अगर हम रैपिड वैक्सीनेशन करते हैं इस टाइम पे, सक्सेसफुल वैक्सीनेशन कर लेते हैं बहुत तेजी से अपनी ज्यादातर पॉपुलेशन की, तो जो हमारे सर्विसेज सेक्टर्स बिल्कुल नहीं चल पा रहे, फॉर एग्जांपल स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ये सभी सेक्टर्स बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हिट हुए हैं. अगर वैक्सीनेशन तेजी से और सक्सेसफुली होती है तो ये सारे सेक्टर्स भी रिकवर करेंगे एंड इससे प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगी. प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी. लेकिन प्री पैंडेमिक ग्रोथ लेवल्स तक, प्री पैंडेमिक आउटपुट लेवल्स तक आने में हमें टाइम लगेगा एज पर द इकोनॉमिक सर्वे. नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग बाय द इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि इंडिया को जल्दी से जल्दी अपनी रेगुलेटरी फॉरबेरेंस को विड्रॉ कर लेना चाहिए. रेगुलेटरी फॉरबेरेंस का मतलब है टॉलरेंस. दैट मीन्स अगर कुछ लॉज, अगर कुछ रूल्स तोड़े भी जा रहे हैं क्योंकि अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं बिजनेसेस के लिए, बैंक्स के लिए, तो उन पे एक्शन अभी नहीं लिया जाना चाहिए. रीजन इज दैट अगर हम इस टाइम पे बैंक्स के साथ या फिर फर्म्स के साथ बहुत स्ट्रिक्टली डील करेंगे तो वो बंद हो जाएंगे. तो लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, ज्यादातर रेगुलेटरी बॉडीज ने रिलैक्स कर लिए थे लॉज. अगर कोई फर्म अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में इंसॉल्वेंट हो जाती तो उसे नहीं किया गया. अगर किसी लोन को वापस ना आने पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर किया जाना था तो आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया कि अभी ना करें, अभी टॉलरेट करें. लेकिन अगर हम ऐसी रेगुलेटरी फॉरबेरेंस को बहुत ज्यादा देर तक करेंगे तो उससे फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है. इकोनॉमिक सर्वे ने एग्जांपल ली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की. एंड इकोनॉमिक सर्वे इज गिविंग दिस एग्जांपल दैट फॉरबेरेंस, ये जो टॉलरेंस है, रिलैक्सेशन है, इट रिप्रेजेंट्स इमरजेंसी मेडिसिन ओनली. ये इमरजेंसी के लिए मेडिसिन है. लेकिन अगर हम इसे स्टेपल डाइट, रोज के खाने की तरह ट्रीट करेंगे तो ये क्राइसिस बढ़ा देगी. सो दिस इमरजेंसी मेडिसिन इट शुड बी डिसकंटिन्यूड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी व्हेन द इकोनॉमी एग्जिबिट्स रिकवरी. और इकोनॉमिक सर्वे ने एग्जांपल दी है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की, जिसमें ऐसी लूजेंड रेगुलेशंस, ऐसी फॉरबेरेंस बहुत ज्यादा देर तक चलती रही और उससे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इवन बिजनेसेस और ज्यादा बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए. सो द इकोनॉमिक सर्वे सेइंग ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस द फॉरबेरेंस व्हिच शुड हैव बीन डिसकंटिन्यूड इन 2011. 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था. 2011 में रिकवरी के पहले साइंस दिखने लग गए, लेकिन इस रिलैक्सेशन को बंद नहीं किया गया. दिस continued for 7 years, resulting in unintended and detrimental consequences for banks, for firms and overall economy. इस एग्जाम्पल में हुआ क्या था? हुआ ये कि बैंक्स को पता था कि अभी सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, तो उन्होंने उन लोन्स को भी दोबारा से एवरग्रीन करना स्टार्ट कर दिया जो फीजिबल नहीं थे. जिनको बंद कर देना चाहिए था उनको और ज्यादा पैसे दे दिए गए उन्हें रीस्ट्रक्चर करने के लिए, जिससे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ज्यादा क्राइसिस में आ गए क्योंकि उन्होंने पैसा उन प्रोजेक्ट्स को दे दिया जो वायबल नहीं थे. तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन बॉडीज, फाइनेंशियल सिस्टम में जो रेगुलेटर्स हैं, वो इस फॉरबेरेंस को बहुत ज्यादा देर तक करेंगे तो बैंक्स ऐसी रिलैक्सेशंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट्स की विंडो ड्रेसिंग करने के लिए. एंड इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द एसेट क्वालिटी रिव्यू. 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को एसेट क्वालिटी रिव्यू करने के लिए कहा.
जो उन्होंने लोन्स दिए हुए हैं, जो उन्होंने लेंडिंग की है, उस एसेट की क्वालिटी को रिव्यू करने के लिए कहा ताकि असल पिक्चर बाहर आ सके। कितनी बड़ी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ये सामने आ सके, सो दैट उसके सोल्यूशन के लिए काम करना स्टार्ट किया जा सके। एंड इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग दैट asset quality review, it exacerbated, that means it increased the problems in the banking sector, but the lesson is not कि एसेट क्वालिटी रिव्यू करवाना ही नहीं चाहिए। वो प्रॉब्लम्स को सामने लेके आता है, उसको जरूर बढ़ाता है, लेकिन एटलीस्ट हमें टाइम रहते पता लगता है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग फॉर अ सोल्यूशन। और बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड एक और रिकमेंडेशन है इकोनॉमिक सर्वे की कि सिर्फ रिकैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए बैंक्स की। बैंक्स को और पैसा देते रहना इज नॉट सफिशिएंट। गवर्नमेंट को इसके अलावा बैंक्स की क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस पे भी काम करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में अच्छी गवर्नेंस की जरूरत क्यों है? बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड, बैंकिंग सेक्टर में एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स होती है। देयर इज अ प्रैक्टिस कॉल्ड ज़ॉम्बी लैंडिंग। इसमें क्या होता है, इफ अ बैंक हैज गिवन लोन टू सम बिजनेसमैन और वो वापस नहीं लौटा पा रहा, जैसे ही उसकी ड्यू डेट आने वाली है और कायदे से उसके लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, उसको बैड डेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, बैंक क्या करता है, ड्यू डेट आने के करीब उसे दोबारा से कुछ और पैसे देके रिस्ट्रक्चर करता है। अब बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं, तो इस टाइम पे बैंक इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग दैट दिस इज like bank boards, they are sleeping at the wheel and auditors, they are not doing their job correctly। जो बैंक के बैलेंस शीट्स को ऑडिट करने वाले लोग हैं वो भी ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, क्योंकि गवर्नेंस इश्यूज हैं, करप्शन है, इंडिपेंडेंस नहीं है बैंक के बोर्ड्स को, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये सारी चीजों पे भी काम करने की जरूरत है, इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है। एंड इंस्टेड ऑफ continuing the regulatory forbearance for years, policy makers should lay out thresholds of economic recovery। कुछ बेंचमार्क्स सेट कर लेने चाहिए। जैसे ही इकोनॉमिक रिकवरी उन बेंचमार्क्स के करीब पहुंचेगी, आप ये सारी रिलैक्सेशंस को बंद कर दो और वापस जैसे रूल्स थे लॉकडाउन से पहले, जब इकोनॉमी सही थी, ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं थी, जैसे ही इकोनॉमिक रिकवरी दिखती है वापस उस स्टेज पे आप चले जाओ। So even if you are a beginner to economy, I'm trying to make you understand the basics of these concepts, what is zombie lending and all such things। We are also going to make a video on the budget, and if you don't want to miss that video as well, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, you should subscribe to this channel। Continuing our discussion, India's sovereign credit ratings। क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं जो किसी भी कंपनी, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी कंट्री की क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में बताती हैं। दैट मीन्स अगर आप कर्जा लेते हो तो आपकी वापस करने की कैपेसिटी कैसी है। नाउ इंडिया एज ए इकोनॉमी, एज ए कंट्री, जो उसकी क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो बहुत बुरी रहती हैं, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है दैट दिस इज नॉट फेयर। इंडिया और चाइना और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं। व्हाई इज दैट? इकोनॉमिक सर्वे सेइंग दैट इंडियाज क्रेडिट रेटिंग्स दे डू नॉट रिफ्लेक्ट इकोनॉमीज फंडामेंटल्स। ये इंडियन इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है। और इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि जिस तरीके से इस क्रेडिट रेटिंग को कैलकुलेट किया जाता है, इस मेथडोलॉजी को और ट्रांसपेरेंट और कम सब्जेक्टिव बनाने की जरूरत है। दैट मीन्स इसको कम बायस्ड बनाने की जरूरत है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स हैज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बीन रेटेड एज द लोएस्ट रंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इंडिया पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और कभी भी हिस्ट्री में किसी भी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को इतनी बुरी क्रेडिट रेटिंग नहीं दी गई। और इकोनॉमिक सर्वे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि ये जो मेथोडोलॉजी है इसे और ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। वी डोंट नो कि आप कैसे ये कैलकुलेशंस करते हो, क्यों इंडिया और चाइना और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज उनकी क्रेडिट रेटिंग बुरी रहती है जब वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाती हैं। और इन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के तरीके को इकोनॉमिक सर्वे ने नॉइजी, ओपेक और बायस्ड कहा है, और इसकी वजह से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, उनमें कमी आती है, एंड विच इज नॉट अ हेल्दी थिंग। सो द सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स मेथडोलॉजी, इट मस्ट बी चेंज्ड टू रिफ्लेक्ट इकोनॉमीज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे देयर डेट ऑब्लिगेशंस। और इंडियन इकोनॉमी की एबिलिटी और विलिंगनेस की बात करें तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज को एक साथ आना चाहिए, बिकॉज ऐसी बायस डेवलपिंग इकोनॉमीज के अगेंस्ट काम कर रही है।
डेवलपिंग इकोनॉमीज में जितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है उससे कम आती है, बिकॉज इन्वेस्टर्स दे वेरी केयरफुली वॉच आउट दीज क्रेडिट रेटिंग्स। अगली बात इकोनॉमिक सर्वे ने की है इंडियन इकोनॉमी में ओवर रेगुलेशन की। इंडिया हर चीज को बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की कोशिश करता है। इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, रीजन बीइंग बहुत सारे लॉज हैं और हर लॉ आपकी हर एक एक्टिविटी को बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की कोशिश करता है। सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज सेइंग दैट so much of over regulation is not healthy if Indian economy wants to grow. The next thing is related to the food subsidy. सेंट्रल गवर्नमेंट गरीबों को राशन देती है और इस राशन पे जितना खर्चा होता है, इकोनॉमिक सर्वे का कहना है ये बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा तेजी से ये बढ़ रहा है। सो सेंटर को जिस प्राइस पे ये राशन दिया जाता है उस प्राइस को इंक्रीज कर देना चाहिए। सेंटर मस्ट इंक्रीज द प्राइजेस विच 80 करोड़ पुअर पीपल पे। 80 करोड़ गरीब लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ राशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन गेट द 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ एट अ सब्सिडाइज रेट ऑफ 2 रुपीज पर kg फॉर व्हीट एंड 3 रुपीज पर kg फॉर राइस। और इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि ये मार्केट प्राइस से बहुत कम रेट्स हैं और ये जो 80 करोड़ गरीब लोग हैं इन पे जो खर्चा होता है ये बहुत ज्यादा है, विच इज अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट एक्सचेकर। तो इस इशू प्राइस को इंक्रीज कर देना चाहिए। इस इशू प्राइस को जो 2 और 3 रुपए है, इसे हम ऑफिशियली कहते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। सो द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज दिस प्राइस बिकॉज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ये सारे प्रोसीजर को अंडरटेक करती है उसका खर्चा हर साल बढ़ता जा रहा है। सो दैट इज व्हाट इज रिलेटेड टू द फूड सब्सिडी बिल। नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे में बात की है हेल्थ केयर की। बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक दिस सेक्टर हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारी कमियां सामने आई जब इंडिया पैंडेमिक कोविड वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। सो दिस ऑनगोइंग पैंडेमिक इट हैज शोन हाउ अ हेल्थ केयर क्राइसिस कैन बिकम इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस। कैसे एक हेल्थ केयर क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकता है, और क्योंकि इतने बड़े लेवल पे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे लोग बीमार हुए, इवन आफ्टर दिस डिजीज एंड्स उसके भी बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दैट इज वाई ये जो सोशल क्राइसिस भी हेल्थ केयर क्राइसिस की वजह से होता है, दिस वी हैव सीन। और ऐसे पैंडेमिक से तैयार रहने के लिए इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी एजाइल होना चाहिए। दैट मीन्स वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाए, सिचुएशन बदलते ही इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बदल सके। इस चीज की हमें तैयारी करनी चाहिए और इंडिया के हेल्थ केयर पॉलिसी को अपने लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। अब इंडिया का हेल्थ केयर स्ट्रक्चर कैसे एजाइल बनेगा, कैसे फ्लेक्सिबल बनेगा, कैसे क्विकली अडेप्ट कर पाएगा ऐसी हेल्थ इमरजेंसी को, ताकि वो इकोनॉमिक और सोशल इमरजेंसी ना बन सके। वन एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे इज गिविंग, फॉर एग्जाम्पल एवरी हॉस्पिटल इट विल हैव अ वार्ड and this ward can be quickly modified to respond to a national health emergency। और ऐसे वार्ड्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। इसी के साथ टेलीमेडिसिन पे फोकस किया है इकोनॉमिक सर्वे ने। इस पैंडेमिक में हमने टेलीमेडिसिन का पोटेंशियल देखा है। दैट मीन्स आप फोन, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने डॉक्टर से, अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात कर सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो, विच अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस एंड सम ऑफ इंडियाज रीजन्स आर वेरी फार अवे। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स तो वहां पे नहीं पहुंच सकते। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया के हर एक सिटीजन के पास अफोर्डेबल, एक्सेसिबल हेल्थ केयर ले जाने के लिए हम टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस नीड्स टू बी हार्नेस्ड बाय इन्वेस्टिंग इन द इंटरनेट। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो हम टेलीमेडिसिन का बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। Next economic survey is talking about the very important bare necessities index. What is this bare necessities index? Bare minimum necessities जो चाहिए जिंदगी डिग्निफाइड तरीके से जीने के लिए, वो किस स्टेट में कितनी है, इसको मेजर किया है इस इंडेक्स में। These bare necessities include housing, water, power, sanitation, cooking gas। इसके अलावा भी बहुत सारी bare necessities हैं जिनको कंपेयर किया है फॉर डिफरेंट स्टेट्स इकोनॉमिक सर्वे ने। And economic survey is saying that between 2012 and 2008 जो गरीब स्टेट्स हैं इंडिया की, उन्होंने अमीर स्टेट्स के साथ अपने गैप को रिड्यूस किया है। Poorer states they have reduced this gap with the rich states। और इस बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स में केरला, पंजाब, हरियाणा, गुजरात ये टॉप स्टेट्स हैं। एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स आर ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा।
ये लोएस्ट रैंक्स पे हैं बेयर नेसेसिटीज प्रोवाइड करने में। कुछ स्टेट्स ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। दीज स्टेट्स इंक्लूड उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इन स्टेट्स ने काफी इंप्रूव किया है इन दिस बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। दिस इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया में एक बहुत मेजर डिस्कशन बन गई है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद, दैट इज रिलेटेड टू इनइक्वालिटी। इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी इवन बिफोर द वायरस, और लॉकडाउन में इकोनॉमी हॉल्ट पे आने की वजह से ये इनइक्वालिटी और भी बढ़ गई है। और अगर सरकार, स्टेट्स बेयर नेसेसिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रही तो गरीब जो है उस पर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होगा। सो इंप्रूवमेंट इन इक्विटी is particularly noteworthy because the rich can seek private alternatives। अमीर लोग प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं और अमीर लोग लॉबी कर सकते हैं सरकार के साथ अच्छी सर्विसेज के लिए, लेकिन जो पुअर लोग हैं, पुअर स्टेट्स हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स ले सकें और सरकार के पास जाके लॉबी कर सकें, उन्हें प्रेशराइज कर सकें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस गैप बिटवीन द पुअर स्टेट्स एंड बिटवीन द रिच स्टेट्स इट रिड्यूसेस। नाउ दिस गैप हैज रिड्यूस्ड, लेकिन इंडिया के अर्बन और रूरल एरियाज में अभी भी बहुत ज्यादा फासला है। इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बीच में तो डिफरेंस कम हुआ है, लेकिन इंडिया के अर्बन और रूरल एरियाज में अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिमिलरली बिटवीन द इनकम ग्रुप्स, दिस इज अ ह्यूज इमर्जिंग इशू इन इंडिया। इंडिया के डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है। द टॉप 10% और द मोस्ट रिचेस्ट पीपल, they are earning most of the wealth that is generated in India. So economic survey is saying that there should be effective targeting of the needier population in the government schemes। और क्योंकि ये bare minimum necessities ज्यादातर लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट होती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करे, इसी के साथ लोकल गवर्नमेंट्स के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस बेसिक सिविक अमेनिटीज इन द अर्बन एरियाज। And this bare necessities index it can also be prepared for the district level। उससे हमें और बेटर डाटा मिल पाएगा कि डिस्ट्रिक्ट के बीच में कितनी इनइक्वालिटी है, कौन से एरियाज में बेयर नेसेसिटीज हैं, कहां पे नहीं है, और अच्छे तरीके से हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, स्कीम्स को, इनिशिएटिव्स को टारगेट कर पाएंगे। अगली डिस्कशन इकोनॉमिक सर्वे में है रिगार्डिंग द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। दिस इज रिलेटेड टू द हेल्थ सेक्टर। जिन इकोनॉमीज में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और इसकी वजह से काफी इंडियंस गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अ लॉट ऑफ फैमिलीज दे हैव टू गो थ्रू कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर्स एंड पॉवर्टी। अगर आप बीमार हो जाओगे, यू कैन गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पे आपका इलाज बहुत सस्ते में या फिर फ्री में होगा बिकॉज यू हैव पेड टैक्सेस। सेकेंड ऑप्शन कैन बी, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था तो आपको बहुत ज्यादा अपनी जेब से खर्चा नहीं करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के ऊपर। इन दो केसेस में आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत कम रहेगा। लेकिन जिन इकोनॉमीज में अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं है, बहुत कम लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, ऐसे में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड इट इज नॉट गुड। एंड इकोनॉमिक सर्वे सेइंग that government spending on the health care it should increase। और अगर ये पब्लिक स्पेंडिंग हेल्थ केयर के ऊपर 1% ऑफ जीडीपी से 2.5 या 3% ऑफ जीडीपी तक चली जाती है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो प्रेजेंटली है 65%, ये कम होके 30 या 35% के करीब आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक सर्वे इज सजेस्टिंग कि इंडिया को पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की इसको बढ़ाना चाहिए ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो। The survey is also saying that about 65% of deaths in India they are now because of the non-communicable diseases। और ये बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। जब एक इकोनॉमी ग्रो करने लगती है, वहां के लोगों को लाइफस्टाइल डिजीजेस होने लगते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, स्ट्रोक एंड सच अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो फैलते नहीं हैं लेकिन जो जेनेटिक रीजंस की वजह से या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, इन सब कारणों से होते हैं। और ये अमीर इकोनॉमीज का फीचर है। और इकोनॉमिक सर्वे इट वांट्स टू हाईलाइट दैट दिस इज द नेक्स्ट मेजर चैलेंज फॉर इंडियाज हेल्थ केयर। और इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि एक देश की हेल्थ उसके सिटीजन्स की हेल्थ पे डिपेंडेंट होती है एंड सिटीजन शुड हैव इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड अकाउंटेबल हेल्थ केयर सिस्टम। इंडिया में ज्यादातर हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है एंड ये कारण भी है कि इंडिया का हेल्थ केयर अफोर्डेबल नहीं है। इट इज नॉट चीप, इट इज वेरी एक्सपेंसिव
एंड इट इज ऑल्सो नॉट अकाउंटेबल बिकॉज कोई ऐसा रेगुलेटर भी नहीं है इंडिया के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर की जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको रोक पाए, उनके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन ले पाए। सो इकोनॉमिक सर्वे की ही रिकमेंडेशन ये भी है दैट देयर शुड बी अ रेगुलेटर फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर। एंड इकोनॉमिक सर्वे नोट्स दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ केयर ऑफ दो स्टेट्स which have adopted the जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और द पीएम जय योजना, ये एक हिस्टोरिक हेल्थ केयर स्कीम है जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस इन वन ऑफ आवर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस। एंड जन आरोग्य योजना में इंडिया की 40% पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा जिनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नाउ कमिंग बैक टू द डिबेट सराउंडिंग इनइक्वालिटी। इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और जब कोई इकोनॉमी ग्रो करती है उसका पर कैपिटा इनकम ग्रो करता हुआ दिखता है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि वो सारी इनकम कुछ कम टॉप 10%, 1% या 25% पॉपुलेशन के पास ही जा रहा हो। तो सिर्फ ग्रोथ को ना मेजर करते हुए इफ वी वांट टू सी दैट इफ द इकोनॉमी, इफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री दे आर डेवलपिंग एज वेल, तो हम वहां के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं। दैट मीन्स वहां के हेल्थ इंडिकेटर्स को, वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वहां के एजुकेशन इंडिकेटर्स को देखते हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो पा रहे हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं, स्कूल को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। इन सब चीजों से हमें डेवलपमेंट का पता लगता है, ना सिर्फ अकेली ग्रोथ का। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इट इज जनरली बिलीव्ड कि अगर किसी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी तो वहां के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे नहीं होंगे, जो कि इंडिया में भी है। लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है that this relationship between inequality and socio-economic outcomes vis-a-vis economic growth, in relation to economic growth, it is different for India and different for the developed economies। तो अब तक हम जो मानते आए हैं वो इंडिया के लिए काम नहीं करेगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। एंड दिस सर्वे इज सेइंग दैट redistribution can only happen, the redistribution of wealth from the rich class to all the sections of the population, it can only happen if the economy is big। अगर एक इकोनॉमी पहले ग्रो कर लेगी फिर ही तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। सो इट सेज दैट वी शुड नॉट बी फोकसिंग टू मच ऑन फाइटिंग इनइक्वालिटी एज ऑफ नाउ। पहले हम ग्रो हो जाए, पहले इकोनॉमी बड़ी हो जाए, फिर हम इनइक्वालिटी के बारे में सोचेंगे, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। सो इंडिया मस्ट कीप इट्स फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ rather than trying to alleviate inequality, arguing given India's current stage of development, redistribution of wealth, it cannot happen without growing the overall pie। But a lot of people they disagree with this notion that पहले आपको सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पे, अपनी इकोनॉमी के नंबर्स को ग्रो करने पे काम करना चाहिए, इनइक्वालिटी के बारे में बाद में सोचेंगे। क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो शो करती हैं कि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। For example, the most recent one is the Oxfam report. It has shown that Indian billionaires, their wealth increased by 35% during the lockdown. And at this point of time, the lowest 1/4 population, the lowest 25% Indians, they were earning only 3,000 rupees per month. So this is a very important debate related to inequality for your society, social justice, economy sections of the syllabus, even for the ethics. Moving on to the next issue, that is defense. Economic survey notes that allocated capital budget for the defense, it has been fully utilized। जितना बजट प्लान किया गया था डिफेंस सेक्टर के लिए उतना यूज किया गया है। एंड दिस हैज रिवर्स द हिस्टोरिकल ट्रेंड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बजट एलोकेट किया जाता था लेकिन उतना यूज नहीं होता था। एक रीजन इस सारे बजट के यूज हो जाने का ये है इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस। इंडिया ने बहुत जल्दी से बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने स्टार्ट कर दिए हैं जब से इंडिया और चाइना का एलएसी पे, सिक्किम में, डिफरेंट रीजन्स पे स्टैंड ऑफ बढ़ रहा है। बट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स इट इज दैट वी आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर आवर ओन थिंग्स। तो इंडिजिनाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज दे आर इंक्रीजिंग द इंडिजिनस कंटेंट ऑफ द इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। और 31 मार्च 2020 को इंडिजिनस कंटेंट का जो प्रोपोर्शन था दैट वाज 75%। एंड द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज दे आर आल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग इन द प्राइवेट सेक्टर इन दिस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज
they are outsourcing a lot of requirements. And this percentage of outsourcing for the financial year 2019-20 was 41%. Before we understand the next point, we need to understand what is gig economy. Gig economy में वो सारी jobs होती हैं which are temporary, which are flexible, which are not permanent. These jobs are known as the freelancing jobs. For example, किसी को digital marketing आती है, but they are not working for a single firm, they are working for different clients, and probably they are working online only. They have never met their clients. This is just one of the examples of the gig economy. The Ola, Uber, Swiggy personnel, they are examples of the freelancers, and this all is part of gig economy. और लॉकडाउन में गिग इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिली, ऐसी जॉब्स काफ़ी इंक्रीज हुई. बट दिस न्यू इमर्जिंग फ्रीलांसर्स, दे आर नॉट हैविंग एनी लीगल प्रोटेक्शंस. इनके सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं था, क्योंकि ये एक नया ट्रेंड है दुनिया भर की इकोनॉमी में. सो दीज गिग और द प्लेटफॉर्म वर्कर्स, दे लैक बेसिक राइट्स एंड सोशल सिक्योरिटी till the recent code on social security has been introduced. Also related to labor is the increased vulnerability of the urban casual workers due to COVID-19. सभी migrant workers जिनको इकोनॉमी लॉकडाउन होने के बाद कोई भी सहारा नहीं रहा था and they had to walk back to their villages. This section is so vulnerable. ये सामने आया COVID-19 की वजह से. So there were 4 labor codes introduced by Government of India in 2019 and 2020. और इन लेबर कोड्स के बारे में जो वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. यू कैन वॉच दिस वीडियो. यू कैन ऑल्सो वॉच द मंथली करंट अफेयर्स वीडियो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. रिलेटेड टू द वुमेन वर्कर्स, इकोनॉमिक सर्वे सेज that there is a need to increase the institutional support to affordable and quality child care facilities so that women workers, they can come to work, and there is a need to introduce paid paternal leave. Father को leave नहीं मिलती है as per the Indian labor laws. In some countries this has started that it is not the responsibility of only the mother to raise a child. So father should also get some paternal leave so that mother, she can go back to her work. To make it easy for women to work, it is also necessary to create a family-friendly work environment and to provide support for the elderly, besides promoting non-discriminatory norms in the businesses. The last thing that we are going to discuss related to economic survey is innovation. India recently दुनिया की top 50 innovating countries में शामिल हुआ है in 2020 as per the Global Innovation Index. और इंडिया सेंट्रल एशिया में और साउथ एशिया में नंबर 1 कंट्री है व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन. बट इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी लेस. इट इज 0.65% of our GDP, and this is lowest among the top 10 countries of the world. We are the 5th largest economy of the world, and we want that we are the 2nd or the 3rd largest economy of the world after US and China. But इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है. It has been shown by many examples of different countries like Japan, South Korea, America, China. They have invested very seriously in their research and development. And India, it wants to be one of the largest economies of the world, but when it comes to innovation, we are not even in the top 10. Top 10 economies अपनी GDP का 1.5% से 3% के बीच में रिसर्च और डेवलपमेंट पे लगाती हैं. इनकी जीडीपी भी ज्यादा है इंडिया के कंपैरेटिवली. इंडिया अपनी जीडीपी का 0.65% ही रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए स्पेंड करता है, विच इज नॉट अ गुड न्यूज. एंड इसमें भी जो ज्यादातर जो मेजॉरिटी proportion है that is spent by the government sector. Private sector, it is not spending on research and development. Research and development की importance अभी हमने देखी जब COVID-19 वायरस के लिए दुनिया के सभी डॉक्टर्स they were trying to find वैक्सीन. और इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लीडर है दुनिया का. दैट इज वाई वी कुड डू सम रिसर्च इन दिस सेक्टर. लेकिन बाकी सेक्टर्स में हम बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एंड इंडियाज रेजिडेंट शेयर इन टोटल पेटेंट्स फाइल्ड, it must rise from the current 36% and the average of top 10 economies it is 62%. टॉप 10 इकोनॉमीज का एवरेज है 62% और इंडिया का है 36%. इंडिया का जो टोटल पेटेंट्स फाइल्ड का परसेंटेज है इट शुड इंक्रीज. दिस वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड you can press the bell icon to not miss any update about such important videos for your exams. Thank you for watching and have a good day.